कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहते हैं, बॉमन कैप्सूल कहते हैं। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उससे एडेरेंट होती हैं, उससे क्या होती हैं, एडेरेंट होती हैं, मतलब उससे जुड़ी होती है, ठीक है। तो बॉमन कैप्सूल इट इज ए फ्लैटेंड, it is a flattened comma cup shaped, it is a flattened comma cup shaped and blind end structure, blind end structure, blind end structure are adherent to glomerular capillary, are adherent to glomerular capillary। बॉमन कैप्सूल होता है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड होता है, कप शेप्ड होता है, बॉमन कैप्सूल फ्लैटेंड होता है, कप शेप्ड होता है, और ब्लाइंड एंड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो एडेरेंट होता है किससे, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, ठीक है, जो एडेरेंट होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, उससे कहते हैं क्या, बॉमन कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट वन, बॉमन कैप्सूल होता है, बॉमन कैप्सूल इट हैव टू पार्ट्स, या दो लेयर होती हैं, इट हैव टू पार्ट्स, बॉमन कैप्सूल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, बॉमन कैप्सूल में टू पार्ट्स होते हैं। अब ये टू पार्ट्स, तो बॉमन कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, टू पार्ट्स होती हैं, ठीक है। अब ये टू पार्ट्स होती हैं जो ठीक है, तो बॉमन कैप्सूल में कितने पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैंने बोला आउटर होता है जिसको क्या कहते हैं, पैराइटल, आउटर होता है जिसको क्या कहते हैं, पैराइटल कहते हैं, इनर होता है जिसको क्या कहते हैं, विसरल कहते हैं, इनर होता है जिसको क्या बोला जाता है, विसरल। ये आउटर पैराइटल होगा और इनर कौन सा होगा, विसरल पार्ट होगा, आउटर पैराइटल होगा, इनर क्या होगा, विसरल पार्ट होगा, ठीक है। अब जो बॉमन कैप्सूल होता है उसके वहाँ पर क्या होती हैं, पोडोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं। इस बॉमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, इस बॉमन कैप्सूल में सेल प्रेजेंट होती हैं जिनको क्या कहते हैं, पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल कहते हैं, क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल। इस बॉमन कैप्सूल में एक सेल होती है जिनको पोडोसाइट सेल कहते हैं, ठीक है। और इसका आउटर पार्ट क्या होता है, पैराइटल, इनर पार्ट क्या होता है, विसरल होता है, ठीक है, इनर पार्ट विसरल होता है। आउट जो पैराइटल पार्ट होता है, पैराइटल पार्ट होता है बॉमन कैप्सूल का, वो ग्लोमेरुलस की ग्लोमेरुलर कैपिलरी से एडेरेंट होता है, ठीक है। पैराइटल पार्ट होता है ग्लोमेरुलस का, वो ग्लोमेरुलस की ग्लोमेरुलर कैपिलरी से क्या रहता है, एडेरेंट होता है। विसरल होता है वो पोडोसाइट सेल से क्या रहता है, एडेरेंट होता है। विसरल होता है वो किससे एडेरेंट होता है, पोडोसाइट सेल से एडेरेंट होता है। पोडोसाइट सेल जिसमें पोर प्रेजेंट होते हैं, जो पोर इन पोडोसाइट सेल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, कम होता है, इनका डायमीटर क्या होता है, स्मॉल होता है। ये ओनली फॉर जो प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा फ्लूइड है या कुछ और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको क्या होने देता है, फिल्टर्ड होने देता है। ये किसको फिल्टर नहीं होने देता है, प्लाज्मा प्रोटीन को। इसके द्वारा क्या फिल्टर नहीं होगा, प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिए और आगे मैं इसको लिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसके अंदर सबसे पहले डालें ना पैराइटल, सबसे पहला पार्ट है पैराइटल पार्ट। बॉमन कैप्सूल का सबसे पहला पार्ट कौन सा है, पैराइटल। सबसे पहले लेना
इट इज ए आउटर पार्ट, इट इज ए आउटर पार्ट ऑफ बोमेन कैप्सूल, इट इज ए आउटर पार्ट ऑफ बोमेन कैप्सूल। ठीक है, पैराइटल पार्ट क्या होता है, आउटर पार्ट होता है किसका, बोमेन कैप्सूल का। तो पैराइटल पार्ट होता है, इट इज ए आउटर पार्ट ऑफ बोमेन कैप्सूल। ठीक है, आगे पॉइंट लिखना है आपको, अगला पॉइंट लिखना है, इट इज ए एडेरेंट टू, इट इज ए एडेरेंट टू ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये किससे एडेरेंट होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से एडेरेंट होता है। तो पैराइटल पार्ट क्या होता है, आउटर पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल का, जो एडेरेंट होता है किससे, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, एडेरेंट होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी से। ठीक है, उसके बाद लिखिए आप लोग सेकंड पार्ट लिखो, विसरल पार्ट। सेकंड पार्ट लिखना है आपको, विसरल पार्ट। अब विसरल पार्ट होगा, इट इज ए इनर पार्ट ऑफ बोमेन कैप्सूल, इट इज ए इनर पार्ट ऑफ बोमेन कैप्सूल। विसरल पार्ट क्या होगा, इनर पार्ट होगा किसका, बोमेन कैप्सूल का। तो इनर पार्ट ऑफ बोमेन कैप्सूल क्या होगा, विसरल पार्ट। ठीक है, तो इनर पार्ट होगा बोमेन कैप्सूल का, वो क्या होगा, विसरल पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद लिखिए, इट इज ए एडेरेंट टू, इट इज ए एडेरेंट टू, किससे होगा ये, पोडोसाइट सेल, इट इज ए एडेरेंट टू पोडोसाइट सेल। ठीक है, ये किससे एडेरेंट होगा, पोडोसाइट सेल से। ये एडेरेंट होता है किससे, पोडोसाइट सेल से एडेरेंट होता है। ठीक है, आगे लिखिए उसके बाद अगला पॉइंट, पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल आर स्मॉल साइज डायमीटर, पोडोसाइट सेल स्मॉल साइज डायमीटर। ठीक है, मतलब विसरल पार्ट क्या होता है, इनर पार्ट होता है किसका, बोमेन कैप्सूल का, और विसरल पार्ट एडेरेंट किससे होता है, पोडोसाइट सेल से, मतलब चिपका रहता है किससे, पोडोसाइट सेल से। और पोडोसाइट सेल स्मॉल साइज डायमीटर की क्या होती है, सेल होती है, और स्मॉल साइज डायमीटर की क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखो, उसके बाद अगला पॉइंट लिखना, पोडोसाइट, पोडोसाइट सेल आर प्रेजेंट, पोडोसाइट सेल आर प्रेजेंट, पोडोसाइट सेल आर प्रेजेंट पोर या फुट प्रोसेस। ठीक है, पोडोसाइट सेल आर प्रेजेंट पोर या फुट प्रोसेस। पोडोसाइट सेल में क्या प्रेजेंट होती हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, या क्या प्रेजेंट होती हैं, फुट प्रोसेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद लिखो, पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल आर ओनली फिल्टर्ड, पोडोसाइट सेल आर ओनली फिल्टर्ड स्मॉल साइज डायमीटर, स्मॉल साइज डायमीटर सबस्टेंस। ठीक है, पोडोसाइट सेल होती है वो ओनली किसको फिल्टर्ड करती है, जिनका डायमीटर क्या होता है, स्मॉल होता है, और जो जिनका डायमीटर बहुत स्मॉल होता है उनको ही क्या करती है, फिल्टर्ड करती है। और जो डायमीटर होगा वो 1 mm के समथिंग होगा,
मतलब जो सब्सटेंस जिनका डायमीटर 1 mm होगा, जिनका डायमीटर 1 mm होगा, उन्हीं को क्या करेगी, फिल्टर्ड करेगी। तो एसिड मतलब ओनली किन को फिल्टर करेगी, 1 mm डायमीटर के सब्सटेंस को, ठीक है। 1 mm डायमीटर के सब्सटेंस को क्या करेगी, फिल्टर्ड करेगी। क्योंकि जो पोडोसाइट सेल होता है ना, उसका जो डायमीटर होता है वो 1 mm का होता है। पोडोसाइट सेल की जो साइज का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 1 mm का, ठीक है। पोडोसाइट डायमीटर आर 1 mm। पोडोसाइट जो सेल होती है उनका डायमीटर कितना होता है, 1 mm का होता है। पोडोसाइट सेल का डायमीटर कितना होता है, 1 mm का। और जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण जो ग्लोमेरुलस होता है उनको क्या नहीं करता है, उनको फिल्टर नहीं करता है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन का डायमीटर ज़्यादा होता है, जिसके कारण ग्लोमेरुलस उन्हें क्या नहीं करता है, फिल्टर नहीं करता है। आगे आपको लिखना है अगला पॉइंट, उसके बाद लिखो नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखना है प्लाज्मा प्रोटीन डायमीटर आर लार्ज साइज, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन डायमीटर क्या होता है, लार्ज साइज, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन का डायमीटर क्या होता है, लार्ज साइज होता है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन का डायमीटर लार्ज साइज होता है। ग्लोमेरुलस आर नॉट फिल्टर्ड प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। ग्लोमेरुलस आर नॉट फिल्टर्ड प्लाज्मा प्रोटीन बिकॉज पोडोसाइट सेल डायमीटर आर स्मॉल, क्योंकि पोडोसाइट सेल का डायमीटर क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस प्लाज्मा प्रोटीन को क्या नहीं करता है, फिल्टर नहीं करता है, क्योंकि पोडोसाइट सेल का डायमीटर क्या होता है, स्मॉल होता है, इसके कारण। तो ये आपको इस सब को आपको ध्यान रखना है कि बॉमेन कैप्सूल के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर पैराइटल होता है, इनर विसरल होता है। जो पैराइटल पार्ट होता है वो एडेरेंट होता है किससे, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, और जो विसरल होता है वो इनर पार्ट होता है, जो पोडोसाइट सेल से क्या होता है, एडेरेंट होता है। पोडोसाइट सेल ओनली स्मॉल साइज के जो डायमीटर के सब्सटेंस होते हैं, जैसे फ्लूइड हो गया, और भी सब्सटेंस हो गए, इनको क्या करता है, फिल्टर्ड करता है, उनको ही क्या करने देता है, फिल्टर्ड होने देता है। बाकी की जो प्लाज्मा प्रोटीन का डायमीटर क्या होता है, लार्ज होता है, जिसके कारण ग्लोमेरुलस उनको क्या नहीं करता है, फिल्टर नहीं करता है, क्या नहीं करता है, फिल्टर नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक ये बॉमेन कैप्सूल कंप्लीट है, और अभी तक यहाँ तक ही कंप्लीट है। आगे कंटिन्यू करें या बताइए, अभी इसको करा देते कंप्लीट, नेफ्रॉन ऑल अबाउट कर देते। चलो, तो अभी देखो नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स बताए मैंने। पहला पार्ट्स रेनल कॉर्पस्कल बताया है, ठीक है, और रेनल कॉर्पस्कल के अंदर ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल बताया है, ठीक है। आगे सेकंड पार्ट है रेनल ट्यूबुल्स। उसके बाद सेकंड क्या करें, कल करोगे, कल तो अभी इसको कंप्लीट करा देते हैं, छोटे ही है ये तो, ज़्यादा वो नहीं है, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में।
अभी ये थोड़ी देर में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलो, तो उसके बाद आप लोग सेकंड पार्ट होगा रेनल टेबल्स होगा। सेकंड पार्ट क्या होगा? रेनल ट्यूबल्स होगा, ठीक है। रेनल ट्यूबल्स, चलो, तो सेकंड पार्ट क्या है? रेनल ट्यूबल्स, ठीक है। रेनल ट्यूबल्स जो होता है किसका काम करेगा? ये रेनल ट्यूबल्स किसका काम करता है? री एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। रेनल ट्यूबल्स किसका काम करता है? री एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और किसका काम करता है? सिक्रेशन का। क्योंकि जो इंटेस्टाइन होती है या जीआई होता है वहाँ तो एब्जॉर्प्शन होता है, और जो यूरिनरी होता है या जो रेनल ट्यूबल्स होती है वहाँ पर री एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जीआई सिस्टम या इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, कोई चीज़ एब्जॉर्ब रही होती है, यहाँ पर द्वारा से उसका री एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ से एक बार एब्जॉर्ब होने के बाद फिर से अगेन री एब्जॉर्ब होती है, अगेन री एब्जॉर्ब होती है, उसे कहते हैं री एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर एक ही बार एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए वहाँ पर ओनली एब्जॉर्प्शन होता है। और जो किडनी होती हैं वो एक बार किसी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके बाद दूसरी द्वारा से क्या करती हैं? री एब्जॉर्ब करती है, जिसको कहते हैं री एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? री एब्जॉर्प्शन। तो रेनल ट्यूबल्स होता है जिसमें री एब्जॉर्प्शन होता है और क्या होता है? सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब मैंने बोला रेनल ट्यूबल्स के अंदर, रेनल ट्यूबल्स के अंदर काफ़ी सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। रेनल ट्यूबल्स में क्या होता है? बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं। Renal tubules have many structure are present. Renal tubules have many structure present. रेनल ट्यूबल्स में कुछ स्ट्रक्चर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, रेनल ट्यूबल्स में। जैसे स्ट्रक्चर की बात करूं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल, जिसको पीसीटी कहते हैं, ठीक है। रेनल ट्यूबल्स में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, रेनल ट्यूबल्स में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिसमें है आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल, जिसको पीसीटी कहते हैं। उसके बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल, जिसको डीसीटी कहते हैं, जिसको डीसीटी कहते हैं। तो रेनल ट्यूबुल्स री एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम करता है। रेनल ट्यूबुल्स में बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल, जिसको पीसीटी कहते हैं, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल, जिसको डीसीटी कहते हैं, और एक जो स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होगा कलेक्टिंग डक्ट, एक जो स्ट्रक्चर होगी जिसका नाम होगा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो रेनल ट्यूबुल्स में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। रेनल ट्यूबुल्स के अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल प्रेजेंट होगा, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होगा, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल प्रेजेंट होगा, और कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होती है। तो रेनल ट्यूबुल्स के अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल मतलब पीसीटी प्रेजेंट होती है, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल प्रेजेंट होती है मतलब डीसीटी प्रेजेंट होती है,
कलेक्टिंग डक्ट होती है मतलब सीटी प्रेजेंट होती है, कलेक्टिंग डक्ट मतलब सीटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूबुल बोल सकते हैं इनको, कलेक्टिंग ट्यूबुल भी बोल सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेनल ट्यूबुल्स में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल प्रेजेंट होता है मतलब पीसीटी प्रेजेंट होगा, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होगा, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल प्रेजेंट होगा और कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल अभी मैं यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा क्योंकि आपको मैं पढ़ाऊंगा यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो वहाँ पर ये सब यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म होती है कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है और वो कैसे वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे सिक्रेशन होता है, ठीक है। वो मैं आगे यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म पढ़ाऊँगा, वो आपको यहाँ पर पीसीटी के बारे में वहीं लिखाऊंगा कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी के अंदर होता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल के अंदर होती है। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है नेफ्रॉन के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल के अंदर होता है। अब इसमें ये भी पूछा गया है कि मैक्सिमम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल के अंदर। मैक्सिमम वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल के अंदर। ये सभी एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। बाकी के और भी इससे लूप ऑफ हेनले के बारे में, डीसीटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल पे डीसीटी होता है यहाँ से भी, ठीक है। जो यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है उसी में लिखाऊंगा ये चीज़ें मैं, ठीक है। तो और अभी आपको जो लिखना है वो लूप ऑफ हेनले के बारे में लिखना है। अभी जो आपको लिखना है वो लूप ऑफ हेनले के बारे में लिखना है। जो आपको यहाँ पर लिखना है वो लूप ऑफ हेनले के बारे में लिखना है। लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले जो होता है इट हैव 3 पार्ट्स। लूप ऑफ हेनले के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। लूप ऑफ हेनले इट हैव 3 पार्ट्स। तो लूप ऑफ हेनले में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले 3 पार्ट्स होते हैं लूप ऑफ हेनले के। डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। सेकंड वन होता है वो कौन सा होगा, हेयर पिन बेंट। कौन सा पार्ट होगा, हेयर पिन बेंट। सेकंड पार्ट होगा लूप ऑफ हेनले का, क्या होगा, हेयर पिन बेंट। हेयर पिन बेंट होता है इट इज ए सीन यू शेप। हेयर पिन बेंट कैसा दिखाई देता है, यू शेप दिखाई देता है, यू के समान दिखाई देता है। तो लूप ऑफ हेनले के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, जिसमें डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, मतलब नीचे की ओर, जो नीचे की ओर डिसेंड करेगा उसे क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। एक होता है हेयर पिन बेंड जिसकी शेप होती है यू शेप, और एक होता है असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। एक होता है जिसका नाम होता है असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले होता है वो 3 पार्ट्स होते हैं। डिसेंडिंग सेगमेंट लूप ऑफ हेनले होता है, हेयर पिन बेंड होता है जो यू शेप दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, यू शेप। असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले कौन सा होता है, असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब देखो इसमें क्या होगा
कि जो डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, D4 डाउनवर्ड, D4 क्या होगा, डाउनवर्ड, जो नीचे की ओर डाउनवर्ड करेगा, जो नीचे की ओर डाउनवर्ड करेगा उसे कहेंगे डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, जो नीचे की ओर डाउनवर्ड करेगा उसे कहेंगे डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। और एक होगा असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो अपवार्ड क्या करेगा, अपवार्ड जाएगा, जो ऊपर की ओर जाएगा, जो ऊपर की ओर जाएगा उसे क्या बोलेंगे, असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के तीन पार्ट्स, डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो नीचे की ओर आएगा वो डिसेंडिंग। हेयर पिन बेंड यू शेप दिखाई देता है, कैसी शेप होती है, यू शेप। असेंडिंग सेगमेंट लूप ऑफ हेनले ऊपर की ओर जाता है, जो अपवार्ड दिखाई देता है वो कैसा होता है, असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या करता है, ये किधर की ओर होता है, इसका कौन सा मूवमेंट होता है, इसका डाउनवर्ड। ये किधर मूवमेंट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है, किसका, सबस्टेंस का। डिसेंडिंग क्या करवाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है। असेंडिंग क्या करवाएगा, अपवार्ड मूवमेंट करवाएगा। असेंडिंग क्या करवाएगा, अपवार्ड मूवमेंट करवाएगा। असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या करवाएगा, अपवार्ड मूवमेंट करवाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी सी बात। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के तीन पार्ट्स, डिसेंडिंग सेगमेंट लूप ऑफ हेनले, जो डाउनवर्ड मूवमेंट, हेयर पिन बेंड यू शेप का दिखाई देता है। असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, अपवार्ड मूवमेंट। क्या करवाएगा, अपवार्ड मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, ठीक है, एक नेफ्रॉन के अंदर ये होता है, जिसको मैंने बोला कि ये जो दिखाई देता है, जो इस प्रकार से जो दिखाई देता है उसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इसके तीन पार्ट्स होते हैं, जो नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है, जो नीचे की ओर जा रहा है उससे कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो नीचे की ओर जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नीचे की ओर जा रहा है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब ये जो यू शेप दिखाई दे रहा है, ये जो यू शेप दिखाई दे रहा है और ये जो यू शेप दिखाई दे रहा है, इसको हेयर पिन बेंड कहते हैं। ये जो यू शेप दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, हेयर पिन बेंड कहते हैं। ठीक है, हेयर पिन बेंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा, जो ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा उसे क्या बोलेंगे, असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसे क्या बोलेंगे, असेंडिंग सेगमेंट लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग सेगमेंट लूप ऑफ हेनले। इस प्रकार से देखो, ध्यान रखो, लूप ऑफ हेनले के तीन पार्ट्स, नीचे की ओर आता है वो डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो यू शेप दिखाई देता है वो हेयर पिन बेंड, और जो ऊपर की ओर जाता है वो असेंडिंग सेगमेंट लूप ऑफ हेनले।
अब जो लूप ऑफ हेनले में जो बाकी का है, जो रिमेन, जो मुझे लिखाना है कि जो असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले में किसका इम्परमिएबल होता है, मतलब वाटर का परमिएबल होता है, आयन नॉट रिएब्जॉर्ब। ये सब मैं आगे की जो मतलब यूरिन फॉर्मेशन है कल की क्लास में कराऊंगा, वहाँ पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी का अभी अभी आपको क्या लिखना है, तो ये बना लिया होगा आपने, नहीं बनाया, ठीक है। बस अभी छोड़ देते हैं क्लास को। उसके बाद आपको लिखना है कलेक्टिंग डक्ट। तीसरा नहीं सॉरी चौथा पार्ट लिखना है कलेक्टिंग डक्ट। क्या लिखना है? कलेक्टिंग डक्ट। चौथा पार्ट कौन सा है इसके अंदर? कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट का जो काम है मैं बोल सकता हूँ, कलेक्टिंग डक्ट होती है वहाँ से मैं बोल सकता हूँ जैसे कुछ सेल्स होती हैं जिसमें इसमें प्रिंसिपल सेल होती हैं और इंटरकैलेटेड सेल होती हैं, वो भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाती हैं। क्या यूरिन से वाटर का क्या करवाती हैं? रीअब्जॉर्प्शन करवाती हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट इट इज ए प्रेजेंट प्रिंसिपल सेल या इंटरकैलेटेड सेल। इट इज ए प्रेजेंट प्रिंसिपल सेल या इंटरकैलेटेड सेल। कलेक्टिंग डक्ट होती है वहाँ पर प्रिंसिपल सेल होती हैं और इंटरकैलेटेड सेल प्रेजेंट होती हैं। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर प्रिंसिपल सेल या इंटरकैलेटेड सेल क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, अब देखो कुछ इंटरकैलेटेड सेल होती हैं वो डीसीटी के वहाँ पर भी होती हैं, कुछ इंटरकैलेटेड सेल होती है वो डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल में भी होती हैं, ठीक है। डिस्टल, अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं प्रिंसिपल सेल। ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं प्रिंसिपल सेल या इंटरकैलेटेड सेल, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर प्रिंसिपल सेल या इंटरकैलेटेड सेल क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाती हैं। क्या करवाती हैं? वाटर रीअब्जॉर्प्शन। और जो डीसीटी होती है वहाँ पर भी कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं। डीसीटी के अंदर भी कुछ सेल होती हैं क्योंकि डीसीटी में भी वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पर भी जो सेल होती हैं वो इंटरकैलेटेड सेल होती हैं। कौन सी सेल होती हैं? इंटरकैलेटेड सेल। तो वहाँ पर भी जो सेल होती हैं वो इंटरकैलेटेड सेल प्रेजेंट होती हैं। तो वहाँ पर भी क्या होती हैं? इंटरकैलेटेड सेल। और प्रिंसिपल सेल या इंटरकैलेटेड सेल होती हैं वो वाटर के लिए परमेबल होती हैं। वाटर के लिए क्या होती हैं? परमेबल होती हैं, वाटर को परमेबल करती हैं, ठीक है। वाटर को रीअब्जॉर्ब करती हैं। वाटर, इसका मतलब होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाती हैं। एक पॉइंट और लिख लेना,
डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल DCT are present. Distal convoluted tubule are present principal cell या intercalated cell. ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल आर प्रेजेंट प्रिंसिपल सेल या इंटरकैलेटेड सेल. इसमें भी इंटरकैलेटेड सेल या प्रिंसिपल सेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है. किसके अंदर, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल के अंदर. और ये दोनों सेल वाटर परमेबल होती हैं, वाटर को क्या करवाती हैं, रीअब्जॉर्ब करवाती हैं. ये सभी सेल होती हैं, दीज सेल इंटरकैलेटेड या प्रिंसिपल सेल आर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. रीअब्जॉर्प्शन करवाती हैं किसका, वाटर का. अभी देखो नेफ्रॉन के बारे में मैंने दो नेफ्रॉन बताए थे, कॉर्टिकल और जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन के जो टाइप्स हैं वो मैं कल की क्लास में पढ़ाऊँगा. कल की क्लास में आगे अपने टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म. यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म क्या होती है, कहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसके अंदर DCT में क्या होता है, CT में क्या होता है, ये सब कुछ कल की क्लास में. बाकी का उसके बाद आपको और भी पढ़ाए जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है. उसके बाद मैं आगे और भी एक वो है. तो अभी तक तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही काफ़ी है. आज जो मैंने पढ़ाया है वो मुझे लगता है सभी को समझ में आया होगा. किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे आप डिस्कस कर लो, अभी मैं आपको बता दूंगा. अगर कोई भी डाउट है मुझे आप पूछ लो. कल से जो पढ़ाया है, अब तक जो पढ़ाया है वो आप मुझसे कोई भी डाउट को क्लियर कर लो. कल की क्लास से और अब तक की क्लास में जो भी अगर आपको कोई डाउट लगती है वो मुझे बताइए कि कौन से टॉपिक में आपको कोई डाउट है, तो वो मुझसे आप क्लियर कर सकते हो. अभी आज भी कल भी जब तक जो क्लास है लाए, ठीक है, आप मुझसे कर सकते हो. इसको एक बार आपको पढ़ना है, साथ में पढ़े, मतलब इसको रिवाइज ज़रूर करना है. जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है. और जहाँ पर आपको लगे प्रॉब्लम उसको मुझे बताना है आपको कि आपको ये चीज़ समझने नहीं आई है, कि यहाँ से आपको दिक्कत है या यहाँ से प्रॉब्लम, ये चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ समझने नहीं आ रहा है हमको, तो मैं उसको दोबारा से रिपीट कराऊँगा, दोबारा से समझाऊँगा उसको. तो देखो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ाया है आपको फंक्शन बताए थे किडनी के, कि किडनी होती है उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं. रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करवाना होता है और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन करवाना होता है, ठीक है, और यूरिन फॉर्मेशन करवाना होता है, यूरिन का सिक्रेशन करवाना होता है, विटामिन डी का एक्टिवेशन करवाना होता है, ठीक है. ये सभी फंक्शंस थे. फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाना होता है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना होता है, ये सभी होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी मेंटेन करना होता है, फंक्शन होते हैं किडनी के. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बताई थी मैंने, किडनी के बारे में पढ़ा था कि किडनी क्या होता है. तो किडनी जो मैंने बोला कि किडनी का वेट कितना होता है, किडनी की शेप कैसी होती है, किडनी का कलर कैसा होता है, ठीक है, किडनी वर्टिब्रा के कौन से लेवल पे प्रेजेंट होती है, किडनी कैसा ऑर्गन होता है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है. आपको उसके अलावा मैंने बोला कि एम्ब्रियो के अंदर जो किडनी होती है वो गेस्टेशनल पीरियड में किडनी कब से यूरिन फॉर्मेशन करना स्टार्ट करती है, 12 वीक्स से करती है, ठीक है. ये सभी आपको मैंने बताए थे. किडनी टोटल कार्डियक आउटपुट का कितना ब्लड रिसीव करती है, 20%, और रेशियो में 20 से 25%, ठीक है, जिसका मतलब 1000 से 1000 से लेके
1250 ml तक पर मिनट, ठीक है। और अगर अकॉर्डिंग टू सरफेस या मास के अकॉर्डिंग कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम ब्लड रिसीव करती है वो कौन करती है? किडनी करती है, ठीक है। कौन करती है? किडनी करती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि लीवर कितना ब्लड, कार्डियक आउटपुट का कितना ब्लड रिसीव करता है लीवर? 30%। लीवर कार्डियक आउटपुट का 30% ब्लड को रिसीव करता है, इसका मतलब 1500 ml पर मिनट, ठीक है। और मैक्सिमम जो ब्लड रिसीव करता है कार्डियक आउटपुट का वो ऑर्गन कौन सा होता है? लीवर होता है। ब्रेन होता है वो कितने प्रतिशत? 15%, इसका मतलब 750 ml पर मिनट करता है, ठीक है। ये मैंने बताया। उसके बाद स्ट्रक्चर बताई थी किडनी की। किडनी की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें रेनल कॉर्टेक्स पार्ट होता है जो एक आउटर पार्ट होता है किडनी का, और जिसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश कलर होता है। जो मतलब जो कलर जो दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? ब्राउनिश कलर दिखाई देता है, ठीक है। और जो रेनल कॉर्टेक्स होता है उसमें एक नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। रेनल कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन होते हैं जिनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और इस रेनल कॉर्टेक्स में आपके रेनल कॉर्पस्कल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल, ये सभी इसके अंदर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन था रेनल मेडुला। रेनल मेडुला इनर पार्ट होता है किडनी का, और जिसके अंदर कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको रेनल पिरामिड कहते हैं। और रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला और रेनल जो पिरामिड होते हैं वो उनके द्वारा रेनल पैरेन्काइमा का क्या होता है? निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। और रेनल पैरेन्काइमा हॉल कवरिंग होती है किसकी? किडनी की। हॉल कवरिंग होती है किडनी की। अब ये जो किडनी होती है उस पर क्या होता है कि किडनी को प्रोटेक्शन का काम करता है जिसको रेनल कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेनल कैप्सूल कहते हैं। और जो रेनल मेडुला होता है उसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिनको जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होते हैं। रेनल मेडुला में नेफ्रॉन होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये उसके बाद क्या होता है कि जो रेनल पिरामिड होते हैं वहाँ पर टिप के लायक स्ट्रक्चर होती है जिनको रेनल पेपिला कहते हैं। रेनल पेपिला होते हैं, वहाँ से क्या बनती है? माइनर कैलिक्स बनती हैं जो 3 से 4 होती हैं। माइनर कैलिक्स 3 to 4 होती हैं। माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स बनती है। मेजर कैलिक्स उनसे रेनल पेल्विस बनते हैं, और रेनल पेल्विस से यूरेटर का निर्माण होता है जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक क्या करवाता है? कैरी करवाता है या वहाँ पर ड्रेन करवा देता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बताई थी किडनी की। उसके बाद मैंने आपको अगला टॉपिक उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है वो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाया है। आगे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला कि एक ईच ऑफ किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका? किडनी का, ठीक है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। नेफ्रॉन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक रेनल कॉर्पस्कल होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। रेनल कॉर्पस्कल फिल्ट्रेशन का काम करता है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रेनल ट्यूबुल्स। रेनल ट्यूबुल्स के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम करता है। रेनल ट्यूबुल्स किसका काम करता है? रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। रेनल ट्यूबुल्स में कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल होता है पीसीटी। उसके अंदर लूप ऑफ हेनले होता है जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो डाउनवर्ड आता है वो डिसेंडिंग, और एक होता है हेयर पिन बैंड जो यू शेप दिखाई देता है, और एक होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो अपवार्ड जाता है, ठीक है। बाकी का डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल और जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं उनके अंदर प्रिंसिपल सेल या इंटरकैलेटेड सेल प्रेजेंट होती है। जो डीसीटी होता है वहाँ पर प्रिंसिपल सेल या इंटरकैलेटेड सेल प्रेजेंट होती हैं जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। वाटर का क्या करवाती हैं? रीअब्जॉर्प्शन करवाती हैं। उसके अलावा मैंने कुछ रेस मैकेनिज्म पढ़ाई थी यहाँ पर। रेस मैकेनिज्म वैसे आगे क्या होता है और भी अपना जैसे यूरिन फॉर्मेशन है उसके बाद एक टॉपिक है वहाँ पर भी मैं उस चीज़ को लूँगा। अभी मुझे कल की क्लास में आपको नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, उनमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं वो पढ़ाऊँगा। बाकी यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाऊँगा। तो ये
आपको, और बाकी का कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे कि ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, दो नंबर्स में किडनी दो होती हैं, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जो रिजर्वायर होता है यूरिन का, और एक यूरिथ्रा होता है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने कल की क्लास में एक्सक्रीटरी पार्ट बताए थे यूरिनरी सिस्टम के, ठीक है, एरिनल सिस्टम के, जिसमें मैंने लिखाए थे कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी पार्ट होते हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एंटेगुमेंट्री और आपका यूरिनरी सिस्टम। तो देखो अभी तक तो यहाँ तक इतना है, इसको आप लोग पढ़ लेना, अगर कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछ लेना। वैसे डाउट की ऐसी रहेगी नहीं, क्योंकि आपको समझने आ रहा होगा पूरी तरीके से, ठीक है। अगर लगे तो मुझसे पूछ लेना एक बार। चलो आज के लिए इतने काफ़ी है, थैंक यू।